हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम एमपीपीएससी 2020 की प्रिपरेशन अब कैसे करना है इस बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, पहले एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम 11 अप्रैल को होने वाला था, जो कि अब पोस्टपोन होकर 20 जून हो चुका है। तो आप सभी के पास काफी अच्छा वक्त है स्टडी करने के लिए, अप्रैल का मंथ, मई का मंथ और जून का आधा मंथ। तो इस बचे हुए टाइम पीरियड में आपको कैसे एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहिए, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन 5 अप्रैल से। ओके, तो आप सभी के पास 5 अप्रैल से लेकर टाइम है 20 जून तक का। तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट होगा आपका 1 अप्रैल से 20 मई तक का टाइम, और दूसरा पार्ट होगा 20 मई से लेकर 20 जून तक का टाइम पीरियड। अभी जो 2 पार्ट्स में मैंने इसे डिवाइड किया है, इसमें आपको अलग अलग तरीके से स्टडी करनी है। आपको करना क्या है, पहले तो यहाँ पे देखो 5 अप्रैल से 20 मई तक आपके पास कितना वक्त बच रहा है, तो 45 डेज होंगे। 5 अप्रैल से 5 मई तक 30 डेज और 5 मई से 20 मई तक 45 डेज। टोटल है आपके पास 45 डेज। अब डेली तो हम स्टडी नहीं कर पाते, बीच में कभी तबीयत खराब हो जाती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, या फिर कभी पढ़ने का मन नहीं करता क्योंकि बहुत दिनों से लगातार पढ़ते पढ़ते भी हम नहीं पढ़ पाते हैं डेली, या फिर कभी कोई इंपॉर्टेंट फैमिली फंक्शन हो जाता है जिसमें जाना जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि आपके पास है 35 डेज। ओके, इसमें मैंने 45 में 10 माइनस कर दिया। अभी 10 माइनस आपको खुद नहीं करना, जब आप किसी प्रॉब्लम में हो, किसी वजह से पढ़ नहीं पा रहे हो, तब आपको ये अपना एक दिन यहाँ पे हटाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी मैम ने बोला 10 दिन नहीं पढ़ना तो 5 अप्रैल से नहीं 15 अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट करूंगा मैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो 10 माइनस करके मैंने आपको बताया 35 डेज आपके पास बचे, और यहाँ पे 20 मई से 20 जून तक आपके पास पूरे 30 डेज हैं। ओके, अब आपको करना क्या है, ये 45 डेज का जो मैं बताने जा रही हूँ, जिसमें आपके पास 35 डेज बचेंगे अगर आप 10 डेज किसी वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपको इसमें करनी है मेंस की प्रिपरेशन। अब आप बोलेंगे मैम अभी तो प्रीलिम्स होगा, पहले हम मेंस की प्रिपरेशन क्यों करें? तो आप सभी को पता होगा प्रीलिम्स के बाद मेंस का एग्जाम के लिए हमें ज्यादा वक्त नहीं मिलता प्रिपरेशन के लिए, और आप सभी को पता है कि इतने सारे यूनिट्स हैं, उसमें इतने सारे पेपर 1 पेपर 2 हैं कि हम उसकी प्रिपरेशन बचे हुए टाइम में पूरी नहीं कर सकते। तो उसको हम इसलिए अभी थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके रख लेंगे कि जब हमारा मेंस का एग्जाम हो तो हमारे पास बहुत ज्यादा बर्डन ना हो। तो 5 अप्रैल से लेकर 20 मई का वक्त हम देने वाले हैं अपनी मेंस की प्रिपरेशन को, और फिर 20 मई से 20 जून तक हम फुल्ली फोकस होकर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन पे ध्यान देंगे। ओके, तो मेंस की प्रिपरेशन हमको 5 अप्रैल से 20 मई तक करनी है। अब एक बार हम मेंस का सिलेबस देख लेते हैं, प्रीलिम्स का क्या है सिलेबस। ये पॉइंट आपको पता ही होगा क्योंकि अभी आपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की थी। मेंस का सिलेबस तो बहुत सारे लोगों ने खोल के देखा भी नहीं होगा, उन्हें पता भी नहीं होगा कि मेंस के सिलेबस में है क्या, तो वो थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आगे और बताऊंगी कि आपको कैसे क्या पढ़ना है, कौन से सिलेबस में से कौन सा पॉइंट अभी आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पूरा सिलेबस तो अभी हम नहीं पढ़ सकते इतने कम टाइम में। तो अभी मैं बता दूंगी आपको क्या पढ़ना है। देख लेते हैं पहले हम पॉइंट आगे के। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो एमपीपीएससी की परीक्षा होती है वो 3 चरणों में होती है। पहले तो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है, प्रारंभिक परीक्षा होती है। प्रीलिम्स एग्जाम में भी आपके 2 पेपर होते हैं, एक तो आपका होता है सामान्य अध्ययन का पेपर, जीएस का पेपर, और दूसरा आपका होता है सी सेट। दोनों 2-2 घंटे के पेपर होते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं, और जिसमें सी सेट आपका जो है उसमें पासिंग मार्क्स आपको लाने रहते हैं। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते तो आपका नेक्स्ट होगा मेंस एग्जाम, मुख्य परीक्षा, जो कि आपका लिखित एग्जाम होता है, और फिर आपका लास्ट में होता है इंटरव्यू। तो ये 3 चरणों में आपका एग्जाम होगा एमपीपीएससी का। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेंस के बारे में। तो मेंस के सिलेबस में हम देखते हैं कि जो प्रथम प्रश्न पत्र है, जो फर्स्ट पेपर है, उसके पार्ट ए में हम देखते हैं कि इतिहास है। ठीक है, फर्स्ट पेपर का पार्ट ए बोल रही हूं अभी मैं, पार्ट बी भी आगे आएगा। पार्ट ए में इतिहास, हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। तो हिस्ट्री में भी हमारे यूनिट्स डिवाइड हैं। तो फर्स्ट यूनिट में आप देख रहे हैं कि आपका हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक आपको पढ़ना है भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको पढ़ना है, साथ ही आपको सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, और इसके साथ साथ
कल्चर के बारे में पढ़ना है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन से लेकर 10th सेंचुरी तक क्या एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, क्या इकोनॉमी हुआ करती थी, क्या सोसाइटी और कल्चर हुआ करता था, ये यूनिट 1 का पॉइंट है। इसके बाद यूनिट 2 में आप आगे बढ़ोगे तो 11 से 8th सेंचुरी तक आपका वही पॉइंट है, भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास। फिर मुगल शासकों के बारे में पढ़ना है, उनके प्रशासन के बारे में और मिश्रित संस्कृति का जो उद्भव हुआ उसके बारे में। और फिर ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, ये हमको यूनिट 2 पे पूरे पॉइंट दिख रहे हैं। यूनिट 3 में हम आगे बढ़ेंगे तो ब्रिटिश उपनिवेश के बारे में हमको पढ़ना है, भारतीय पुनर्जागरण पॉइंट आपका हो जाएगा। इसके अलावा गणतंत्र के रूप में भारत का उदय कैसे हुआ, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं उनके बारे में यूनिट 3 में हमें पढ़ना है। यूनिट 4 में हम आगे पढ़ेंगे तो आपका आ गया अब एमपी। तो एमपी में स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ना है और भारतीय सांस्कृतिक विरासत जो है, और उसमें आपका जो कला हो जाएंगी, साहित्यिक पर्व हो जाएंगे, उत्सव हो जाएंगी, वास्तुकला, इन सभी के बारे में पढ़ना है। साथ ही मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर और टूरिस्ट प्लेसों से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आपका यूनिट 5 आ जाएगा। तो इसमें जो प्रमुख रियासतें रह चुकी हैं मध्य प्रदेश की, गोंडवाना रियासत, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया, भोपाल रियासत, प्रारंभ से स्वतंत्रता प्राप्ति तक इनका क्या रोल रहा है ये हमें पढ़ना है। और वर्तमान मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में ये हमको पढ़ना है। ये जो आपका स्टार बना हुआ है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए, जो आपका प्रेजेंट में आपको जो मध्य प्रदेश का मैप दिखता है ना, उसके संदर्भ में पढ़ना है। ये जो स्टार है ना, इसके लिए यहाँ पे ये सिंबल आया है। तो छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। प्रेजेंट जो मध्य प्रदेश का नक्शा आपको देखने को मिलता है उसके संदर्भ में मध्य प्रदेश में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं वो पॉइंट आपको स्टडी करना है। तो ये आपका हो जाएगा यूनिट 1 का, यूनिट 2 का, 3 का, 4 का, 5 का सिलेबस। इसके बाद आपका हम आगे बढ़ेंगे तो जो पेपर 1 है उसमें हम देख रहे हैं पार्ट बी है भूगोल का। तो भूगोल में हम देख रहे हैं कि आपका सबसे पहले विश्व का भूगोल हो जाएगा। विश्व के भूगोल में पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें और हिमनद, आप सभी ने ये सारे पॉइंट प्रीलिम्स के लिए भी बड़े अच्छे से पढ़े होंगे, तो इसको थोड़ा और ब्रॉड करके पढ़ लीजिएगा, थोड़ा और उसमें डीप जाना पड़ेगा। प्रमुख भौगोलिक घटनाएं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रिया और चक्रवात वगैरह पढ़ना है। विश्व की जलवायु में जलवायु एवं ऋतुएं कैसे परिवर्तित होती हैं, वर्षा का वितरण, ये सारे पॉइंट आपको पढ़ने हैं ज्योग्राफी के यूनिट 1 में। फिर यूनिट 2 में हम देखेंगे भारत का भूगोल आ जाएगा। तो भारत के भूगोल में भी जनसंख्या, जलवायु, भौतिक स्वरूप जो भारत का है, ये सारे पॉइंट आपको पढ़ना है। और उद्योगों के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है। इसी में आगे बढ़ेंगे तो यूनिट 3 हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश का भूगोल। तो मध्य प्रदेश का भूगोल भी आपको पढ़ना है, नर्मदा घाटी और मालवा पठार के विशेष संदर्भ में पॉइंट। फिर प्राकृतिक वनस्पतियों, जलवायु, मिट्टी के बारे में, खनिज संसाधन, प्रमुख इंडस्ट्रियल एरिया जो है और राज्य की जनजातियों के बारे में। तो ये आपका हमने देखा कि जो पेपर 1 है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका हिस्ट्री के लिए है और पार्ट बी आपका ज्योग्राफी के लिए हो जाएगा। बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है, इसलिए मैं डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ कि एटलीस्ट आपको ये पता हो। जो पहली बार प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले थे, जो पहली बार आगे चल के मेंस का एग्जाम देंगे, उनको ये सारे पॉइंट पता होना चाहिए। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो आप लोगों को मैं एडवाइस करूंगी, डेली आप जब सो के उठते हैं तो प्लीज एक बार सिलेबस गो थ्रू कर लिया करो, सिलेबस को रीड आउट कर लिया करो, क्योंकि इस प्रकार से वो आपके दिमाग में रहेगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है। और जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो, फॉर एग्जाम्पल आप एमपी का ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आप सिलेबस खोल के बैठो कि यहाँ पे सिलेबस में क्या लिखा हुआ है और उसी अकॉर्डिंग वो पॉइंट पढ़ो। क्योंकि पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन जो आपको सिलेबस में बोला जा रहा है केवल आपको वही पढ़ना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देखिए, इतिहास में क्या बोला है, हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास। अब कोई यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती थी ये पढ़ने बैठ जाएगा तो बेवकूफी होगी, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या लिखा है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास। तो जो आपका स्पेसिफिक शब्द यहाँ पे दिए गए हैं उसी पे आपको फोकस करके स्टडी करना है। ये नहीं कि आप पढ़ते जा रहे हो, हड़प्पा सभ्यता में आपने पीएचडी कर ली और आना तो उसमें कुछ बेसिक पॉइंट ही है ना जो आपको सिलेबस में दिया गया है, तो पीएचडी नहीं करनी है हमें जो बताया गया है सिलेबस में केवल वही पढ़ना है। समुद्र बहुत गहरा है और आप जितनी गहराई में जाते जाओगे आपको कम लगेगा, तो आपको जितना बताया जा रहा है कि यहाँ तक आपको तैरना है, यहाँ पे आपको सीपियां मिल जाएंगी, आपको वहीं तक जाना है, क्योंकि बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। आप कितना कुछ पढ़ेंगे, पीएचडी आपको नहीं करनी है।
तो ये मैंने आपको पेपर 1 के बारे में बताया, ठीक है। पेपर 1 में आपका यूनिट 4 और यूनिट 5 भी है ज्योग्राफी में, तो ये हो जाएगा पॉइंट। फिर आता है आपका पेपर 2। पेपर 2 में भी हम देखते हैं पार्ट ए आपका जो है वो डिवाइड है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना में, मतलब पॉलिटी आपकी आ गई। तो भारतीय संविधान आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। इसके अलावा उद्देशिका क्या है संविधान की, मूल अधिकार आपके, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, इन सभी के बारे में आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 में भारत निर्वाचन आयोग के बारे में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, ये सारे पॉइंट आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। नेक्स्ट आपका यूनिट 3 आ जाएगा, तो संविधान के 73 और 74 संशोधन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। आपके अधिकारों के बारे में, प्रतिस्पर्धा आयोग, उपभोक्ता फोरम, सूचना आयोग, ये सारे आयोग के बारे में पढ़ना है। लोकतंत्र की विशेषताएं पढ़नी है। तो ये आपका पॉलिटी में फिर यूनिट 4 भी और यूनिट 5 भी है। तो ये आपका हमने देखा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे भारतीय राजनीतिक विचारक के बारे में ये नया पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कौटिल्य के क्या विचार थे, महात्मा गांधी जी के क्या विचार थे, जवाहरलाल नेहरू जी के क्या विचार थे। तो इन सभी के विचार के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये प्लीज अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाएगा। इसके अलावा यूनिट 5 में प्रशासन एवं प्रबंधन और अवधारणाएं आपकी, ये आपका हो जाएगा पॉलिटी में 5 यूनिट्स। इसके बाद आपका जो पेपर 2 का पार्ट बी है उसमें अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र है, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी है आपकी, ठीक है। तो यूनिट 1 हम देख रहे हैं कि भारत में कृषि व्यवस्था, उद्योग, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, भारतीय रिजर्व बैंक, इसके अलावा कर प्रणाली सिस्टम जो है आपका, लोक वितरण प्रणाली, भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये पूरा पॉइंट जो आपका आ जाएगा यूनिट 1 में इकोनॉमिक्स का आ जाएगा, ठीक है। फिर यूनिट 2 में हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये सारे पॉइंट आपको पढ़ने हैं। औद्योगिक क्षेत्र, प्रवृत्तियां और चुनौतियां क्या है उसमें, सेवा क्षेत्र का योगदान, कृषि के लिए कल्याणकारी योजनाएं, ये सारे इकोनॉमिक्स के फैक्ट आपको पढ़ने हैं। फिर यूनिट 3 में मानव संसाधन विकास में आपको शिक्षा के बारे में पढ़ना है। और जो सामाजिक मुद्दे हम देखते हैं कि महिलाओं को लेकर है, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के लोगों के लिए, वो सामाजिक मुद्दे आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। और यूनिट 4 में आपको और भी ये सारे पॉइंट पढ़ने हैं, एनजीओ की भूमिका वगैरह क्या, ये सारे पॉइंट आपको पढ़ने हैं। और फिर यूनिट 5 भी आ जाएगी, तो जनसंख्या और स्वास्थ्य समस्याएं, जनजातियों की स्थिति क्या है, शेड्यूल ट्राइब्स की स्थिति क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो कार्य हैं, उद्देश्य है, कार्यक्रम है, इन सभी के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आपका जो पेपर 2 है वो भी पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड है। तो पार्ट ए आपका किसके लिए है, तो ये जस्ट अभी हमने देखा कि आपका पॉलिटी हो जाएगा पार्ट ए में, और पार्ट बी में हमने क्या देखा, आपका इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी हो जाएगी, ठीक है, अर्थव्यवस्था, और साथ ही साथ आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, समाजशास्त्र, ठीक है। फिर हम आते हैं जो आपका थर्ड पेपर है। थर्ड पेपर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से समर्पित है। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी है ही नहीं। तो विज्ञान एवं तकनीकी के बारे में पूरा आपको स्टडी करना है। इसमें टोटल जो है आपकी 10 यूनिट हैं गाइस, काफी ज्यादा है, लेकिन इसमें पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड नहीं है। थर्ड पेपर पूरी तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को समर्पित है, तो इसमें टोटल 10 यूनिट्स हो जाएंगी। तो ये हो गया आपका थर्ड पेपर। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पेपर जो आपका हो जाएगा। तो फोर्थ पेपर में हम आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ पेपर आपका दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन को समर्पित है। ये भी पूरी तरह से इन्हीं टॉपिक पे डिवाइड है, पार्ट ए पार्ट बी में नहीं डिवाइड है ये। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका एथिक्स वाला पेपर, ठीक है। तो ये एथिक्स की प्रिपरेशन आपको पार्ट 4 में जो बताया गया उसके लिए करनी है। तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा एथिक्स के लिए। इसमें दार्शनिक विचारक, समाज सुधारक के बारे में आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि आपके जो प्रमुख समाज सुधारक थे, जैसे कि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, इन्होंने क्या कार्य किए, इनके विचार क्या थे, ये सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं मनोवृत्तियों में आपको पढ़ना है विषय वस्तु, तत्व, प्रकार, मतलब ये एथिक्स वाला पॉइंट आपका आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एथिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, ये आपका पॉइंट हो जाएगा। इसमें आपके टोटल जो यूनिट्स हो जाएंगे, हम देख रहे हैं यूनिट 1, यूनिट 2, तो और इसके साथ साथ आपके टोटल यूनिट है इसमें यूनिट 5 तक। केस स्टडी वगैरह भी आपको इसमें पढ़नी है, ठीक है। तो यूनिट 5 टोटल है आपके फोर्थ पेपर में, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका फिफ्थ पेपर। फिफ्थ पेपर आपका सामान्य हिंदी और व्याकरण के लिए समर्पित है। तो ये आपका सामान्य हिंदी और जो व्याकरण है उसके लिए समर्पित है, ये हो जाएगा।
और इसके बाद जो छठवां पेपर है वो निबंध, हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन के लिए समर्पित हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके मेंस के 6 पेपर होते हैं, जिन्हें नहीं पता था ये पता चल गया होगा आज। 6 पेपर आपके होते हैं। फर्स्ट पेपर में 2 पार्ट्स हैं, इतिहास का और भूगोल का, हिस्ट्री और भूगोल का। 3 घंटे का एग्जाम होता है 300 मार्क्स का। इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है आपका, दोनों मीडियम के छात्र इसको दे सकते हैं। इसके अलावा जो आपका पेपर 2 है उसमें राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र है। तो राजनीति आपका पार्ट ए हो जाएगा और अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र पार्ट बी हो जाएगा। ये आपका 3 घंटे का एग्जाम है और ये भी 300 मार्क्स का होगा। ये भी आप इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में दे सकते हो। फिर आएगा आपका थर्ड पेपर जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से समर्पित है। 3 घंटे का एग्जाम है 300 मार्क्स का। इसके बाद हम देख रहे हैं आपका पेपर 4 है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन से रिलेटेड एथिक्स वाला पॉइंट आपका इसमें आ गया, जो कि 3 घंटे का है लेकिन 200 मार्क्स का है। ठीक है, ये 200 मार्क्स का है। फिर जो आपका 5th पेपर है, 5th पेपर पूरी तरह से हिंदी और व्याकरण को समर्पित है। ये 3 घंटे का है, 200 मार्क्स का, और इसमें आंसर आपको हिंदी में ही लिखना है। आप चाहे हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, आपको आंसर इसमें हिंदी में ही लिखना है। और 6th पेपर जो है हिंदी निबंध का ऐसे का है, ये 2 घंटे का एग्जाम होगा और 100 नंबर का पेपर होगा। यहाँ पे देखो सारे एग्जाम 3-3 घंटे के हैं, लेकिन जो ऐसे वाला पेपर है वो 3 घंटे का होगा और ओनली आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा। तो टोटल आपके इसमें हो जाएंगे, जो हम देख रहे हैं आपको तो ध्यान रखना है, 1575 मार्क्स। ठीक है, तो ये साक्षात्कार के मिला के, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू के मार्क्स यहाँ पे 175 है, 175 मार्क्स इंटरव्यू के। तो टोटल में अगर इसको प्लस करूं तो 1575 हो जाएंगे। तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है प्रिपरेशन के लिए, आपके पास जो वक्त है 5 अप्रैल से लेकर 20 मई तक का, तो इसमें आप क्या कर सकते हो जो आपके प्रीलिम्स के लिए भी हेल्पफुल हो। आप इतिहास और भूगोल पढ़ सकते हो, आप राजनीति पढ़ सकते हो, अर्थशास्त्र पढ़ सकते हो। ठीक है, और साथ ही आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ सकते हो, क्योंकि प्रीलिम्स में तो ये है ही ऑलरेडी। तो आपका प्रीलिम्स का भी प्रिपरेशन साथ में होता रहेगा। ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स आपका बिल्कुल ही छूट जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे पॉइंट आपके प्रीलिम्स के हेल्पफुल होंगे। तो आपको करना क्या है, 5 अप्रैल से 20 मई तक आपका पार्ट 1, 2 और 3 कवर करना है। पेपर 1, 2, 3 आपको कवर करने की कोशिश करना है। तो ये आपका स्ट्रेटेजी हो जाएगा। अब पेपर 1, 2, 3 में जो आपको सिलेबस में लिखा गया पॉइंट है केवल वही पढ़ना, पीएचडी करने मत बैठ जाना। ठीक है, तो यहाँ पे अब लगेगा मैम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करे क्या, तो अगर आपको लग रहा है कि आप प्रीलिम्स में थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहते हैं तो दिन में 1-2 घंटे आप प्रीलिम्स में फैक्ट वगैरह पढ़ने के लिए दे दो। ठीक है, आपके पास 24 के 24 घंटे हैं। उन 24 घंटे में अगर आप 8 घंटे 9 घंटे दे रहे हो मेंस की प्रिपरेशन के लिए, तो 1-2 घंटे आप प्रीलिम्स के फैक्ट पढ़ने के लिए दे सकते हो। लेकिन मैं आपको यही कहूंगी कि 5 अप्रैल से 20 मई का जो समय है, प्लीज पूरी तरह से मेंस को डेडिकेट कर दो, वरना आपका प्रीलिम्स के बाद जब मेंस का एग्जाम होता है तो बिल्कुल टाइम नहीं बचता। लोग प्रीलिम्स तो निकाल लेते हैं, फिर मेंस नहीं निकाल पाते, फिर से वही कहानी शुरू, फिर प्रीलिम्स में बैठेंगे, फिर मेंस की तैयारी करने बैठेंगे। तो ऐसा नहीं करना ना, हमको फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर करना है। ओके, और इसके साथ साथ ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी आप देख सकते हैं। अब आप बोलेंगे मैम सिलेबस तो चेंज हुआ है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर कैसे हेल्पफुल होगा, तो ऑफ कोर्स हेल्पफुल होगा ना ओल्ड क्वेश्चन पेपर। आपको पता तो चलेगा क्वेश्चन आते कैसे हैं, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। ठीक है, मैं बता दे रही हूँ, एक आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिनको मार्क्स के बारे में नहीं पता। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 11 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 3, 5 और 11 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके मेंस एग्जाम में। तो आपको पार्ट 1, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 डेडिकेट करके स्टडी करना है। ठीक है, 20 मई तक का समय है, जिसमें मैंने आपके 10 दिन माइनस कर दिए अगर कुछ लाइफ में ऊपर नीचे होता है तो। अदरवाइज आपके पास 45 डेज हैं, आप 40 दिन भी बहुत अच्छे से पढ़ ली तो बहुत अच्छी बात होगी। कोशिश करो कि आप बहुत अच्छे से पढ़ो। यहाँ पे मैं कोटेशन आप लोगों के लिए यूज करना चाहूंगी, बताना चाहूंगी, इसको अपने दिमाग में रखो। जरूरी यह नहीं कि आपने कितना किया, जरूरी यह है कि आप कितना कर सकते थे। इसका मतलब ये है कि ये नहीं कि हमने इतना कर लिया बहुत है, आप कितना कर सकते थे। अगर आप 9 घंटे पढ़ रहे हो तो क्या आप 10-11 घंटे पढ़ सकते थे, आपने कोशिश की तो आपको अपनी पूरी जान लगा देना है। जस्ट इमेजिन, आपने स्टोरी सुनी होगी ये वाली, कि एक व्यक्ति रहता है और वो एक साधु के पास जाता है और हम देखते हैं कि साधु से पूछता है कि मुझे विश्व विजय करना है तो मैं क्या करूं। तो साधु बोलता है कि दूसरे दिन आना, मैं तुम्हें बताऊंगा।
तो साधु उसे एक तालाब के पास लेके जाते हैं और उसके मुंह को उस तालाब के पानी में डाल देते हैं। वो बहुत छटपटाता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है, सांस लेने की कोशिश करता है। जब साधु को लगता है कि वो व्यक्ति अब मर जाएगा तो वो उसको उस पानी से निकालते हैं और फिर वो सांस लेता है। फिर वो गुस्से में बोलता है कि आप ये क्या कर रहे थे, मैं आपसे तो क्वेश्चन पूछने आया था और आप मुझे पानी के अंदर डाल दिए, मेरी जान मरने को हो गई थी। तो साधु ने कहा कि तुम जितनी ज्यादा कोशिश उस पानी में सांस लेने के लिए कर रहे थे, बाहर निकलने के लिए कर रहे थे, जब इतनी ज्यादा कोशिश करने लगो और उस वक्त जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? तो उसने बोला कि मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि मैं किसी भी तरीके से सांस ले पाऊं और अपनी जान बचा पाऊं। तो साधु ने कहा बस आपको वही करना है कि जब तुम्हारे दिमाग में केवल एक ही लक्ष्य हो, दिमाग में यही चल रहा हो कि मुझे किसी भी हालत में इस एग्जाम को क्लियर करना है, तो तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। तो आप लोगों के दिमाग में भी यही होना चाहिए, आपको अपने दिमाग में रखना है कि कुछ भी हो जाए हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है किसी भी हालत में। कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम कुछ भी मुझे मेरे लक्ष्य से डगमगाने नहीं देगी। तो आपके पास 5 अप्रैल से 20 मई का जो समय है, प्लीज डेडिकेट होके पेपर 1, 2 और 3 में फोकस कर लो। डेली प्लीज मेंस आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप एकदम से प्रीलिम्स के बाद लिखने की कोशिश करोगे तो ज्यादा अपने आप में इंप्रूवमेंट नहीं ला पाओगे। तो अभी आप लिखोगे तो लिखते लिखते इंप्रूवमेंट आ जाएगी। ओके, तो ये आप लोगों के लिए था। साथ ही मैं आपको इन सभी पेपर के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी है एक और वीडियो बना के बता दूंगी, तो आपके लिए और भी ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपकी कोई और क्वेरी भी हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा और थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे गाइस, कीप लर्निंग, यू कैन डू इट।